हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं का स्वरूप जाति के अंतर्गत कैसा है और जाति के अंतर्गत इनकी प्रति स्वतंत्र रूप से नारीवाद का प्रावधान क्या है, इसके विषय में अध्ययन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं जाति क्या होती है। जो जाति की अवधारणा होती है, एक प्रकार से समझिए जन्मजात, नस्ल के आधार पर जन्मजात जो प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उसमें जो समानता पाई जाती है उसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं, जाति बनती है। यानी जन्म के आधार पर जाति देखी जाती है। वंशानुक्रम यानी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा भी स्वरूप देखा जाता है जाति के अंतर्गत। विवाह के कारण से भी जाति होती है और सामाजिक व्यवहार के कारण से भी जाति देखी जाती है। क्रियाओं के भी आधार से जाति देखी जाती है। एक विशिष्टता के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, जाति को देखते हैं। इसको फिर से देखिए एक बार। जन्म के आधार पर वंशानुक्रम, विवाह पद्धति के अनुसार सामाजिक व्यवहार और क्रिया में विशिष्टता यानी विशेष रूप लेना ही जाति का निर्माण करा देता है। इसको फिर से देखिए। जन्म के आधार पर वंश यानी वंशानुक्रम यानी वंश की परंपरा के अनुसार होने वाले विवाह के फलस्वरूप निश्चित सामाजिक व्यवहार और क्रिया की एक विशिष्टता क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। यद्यपि आप अलग अलग भी करके आप देख सकते हो, कोई बात नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। जैसे सामान्यतः अगर जाति देखा जाए तो दो ही प्रकार की होती है, स्त्री और पुरुष। फिर भी समाज, विवाह, वंश, परंपरा, व्यवहार, क्रिया इत्यादि के विभिन्न कारणों से भी जाति का स्वरूप या समाज का मापदंड बनता रहा है, निर्मित होता रहा है, आगे भी बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग केयर करें तो इस समय वर्तमान परिस्थितियों में इस जाति का स्वरूप बदल रहा है। जैसे जन्म के आधार पर तो जो है वो तो बना का बना ही है एक अपना, लेकिन हाँ इसका जो सामाजिक प्रभाव है थोड़ा ज़रूर घटा है। वंशानुक्रम यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो प्रभाव है, ये भी इसके आधार पर भी जाति व्यवस्था देखी जा रही है, लेकिन इसका भी प्रभाव योग्यता और शिक्षा के बढ़ने के कारण से इसका भी प्रभाव थोड़ा धूमिल होता जा रहा है। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो प्रभाव था, अब ये जो वर्ण व्यवस्था यानी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से जो जाति का स्वरूप था, ये धीरे धीरे इसका भी जो है जो एक प्रकार से कहें कि इसका प्रभाव या जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी ये भी घट रही है। हाँ, अब जो है जो जाति का बदलता स्वरूप देखने में आ रहा है, ये वाला देखिए। व्यवसाय, कोई भी अगर व्यवसाय का कार्य करता है, व्यापार का काम करता है, उसे व्यापारियों की जाति। कृषि का कार्य करता है किसी भी बिरादरी को, कृषक जाति, ऐसे टाइप का आता है। व्यवसायिक आधार पर, योग्यता के आधार पर भी जाति अब देखने को मिल रही है काफ़ी। जैसी योग्यता है, बुद्धिमान है काफ़ी, आप विद्वान है तो विद्वान जाति के हैं, विद्वत्ता के आधार पर सम्मान है। शिक्षा, जैसी शिक्षा हो उसके आधार पर अब लोग जाति की अवधारणा या जाति के विषय में सोचते हैं। बहुत विद्वान है क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत उपाधि है, बहुत डिग्री, ऐसे सोचते हैं। जैसे भूमिका यानी कौन सा कार्य करता है उसके आधार पर, जैसे बढ़ई का कार्य करता है तो कोई भी बिरादरी हो, क्षत्रिय ही बढ़ई का काम करेगा तो उसे लोग लोहारा कहेंगे। उसी तरह से स्थान और पद के अनुसार भी देखा जाता है जाति का स्वरूप। अब धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक के आधार पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से इसके आधार पर भी लोग जाति का देखते हैं, समझते हैं। धन के आधार पर गरीब अमीर, इस प्रकार से जाति देख सकते हैं। सम्मान के आधार पर, समाज में अगर काफ़ी आपका सम्मान है तो बहुत बड़ा व्यक्ति है भाई, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। सम्मान के आधार पर भी जाति का स्वरूप देखने को। पिछली कक्षाओं में सब डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। अब हमको यहाँ क्या देखना है, भारतीय महिलाओं के संदर्भ में जाति क्या है, पहले ये देखते हैं। ये याद रखिएगा कि महिलाओं की जो जाति का संवहन है, महिलाओं द्वारा जो जाति की व्यवस्था अगर देखी जाए तो ये प्राकृतिक रूप से ही चलती रहती है, परंतु स्त्रियों का पुरुषों के समाज में कोई स्वतंत्र जाति नहीं है। जैसे अगर हम ये बात कहें कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया गया, इसमें प्रमुखता पुरुष को रखी गई। स्त्री जिस जाति में विवाह कर लेती है उसी की हो जाती है,
उसी जाति की वो हो जाती है, उसका गोत्र बदल जाता है, उसका वंश बदल जाता है। इस प्रकार से अगर जाति व्यवस्था देखें तो स्त्रियों की वजह से निर्मित नहीं होती है। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष जाति का जो स्वरूप है वो स्त्रियां धारण कर लेती हैं। हालांकि स्त्री की अपनी जाति है प्राकृतिक रूप से, स्त्री पुरुष दो जाति तो है ही प्राकृतिक रूप से, परंतु व्यवहार में क्या पाया जाता है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों की जाति को स्वीकार करती हैं और उसी जाति की हो जाती हैं। वह उनकी जाति व्यवस्था अप्रत्यक्ष है, पुरुष के माध्यम से क्या होती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए महिलाओं की जो जाति है वो प्राकृतिक रूप से ही है, सामाजिक रूप से या सामाजिक व्यवस्था के रूप से कोई विशेष नहीं है। ऐसी जाति व्यवस्था या जाति का स्वरूप महिलाओं के लिए है। इसीलिए महिलाएं जाति की जो व्यवस्था है उसको संवाहक का कार्य करती हैं, बनाए रखने का कार्य करती हैं, लेकिन स्वयं नहीं बन पाती। वो जिस जाति में विवाह हो जाए वह उसी जाति की हो जाती है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि महिलाएं का बस स्त्री पुरुष यानी प्राकृतिक रूप से जो जाति व्यवस्था है सो है, स्वतंत्र रूप से सामाजिक स्तर पर महिलाओं की अपनी कोई स्वतंत्र जाति व्यवस्था नहीं है। और जो कुछ भी उनकी जाति व्यवस्था देखी जाती है वो पुरुष समाज के कार्य से देखी जाती है। आप इसे समझ गए होंगे। अब हम क्या देखते हैं, जो स्त्री पुरुष के आधार पर जो जाति के अंतर्गत भेदभाव होता है, यह जो पुरुष महिलाओं के अधिकार, कर्तव्य, क्रियाकलाप, सम्मान, स्थान, धन इत्यादि का जो है एक प्रकार से जो है भेदभाव करता है, वह महिलाओं के लिए उचित नहीं है। पुरुषों द्वारा भी व्यवहार ऐसा करना उचित नहीं है। इसलिए अगर हम देखते हैं कि भारतीय महिलाएं जाति के रूप में किस इस अवस्था में है और उनके संग क्या ऐसा व्यवहार किया जाए कि उनके प्रति स्वस्थ नारीवाद का व्यवहार प्रदर्शित हो, यानी महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ क्रियाकलाप, स्वस्थ सामाजिक और आर्थिक व्यवहार निर्मित हो। इसको क्या कहते हैं, स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा देना। तो आज हम लोग देखेंगे संवैधानिक स्तर पर स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा किस प्रकार भारत सरकार देती है ताकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत महिलाएं भी सुरक्षित हों। इसको हम लोग देखेंगे। पहला अगर हम देखें संवैधानिक स्तर पर तो संविधान के जो मूल अधिकार हैं स्वतंत्रता, समानता, धार्मिकता इत्यादि में सभी में भी महिलाओं के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि नहीं पुरुष के लिए यह महिला के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया गया। सब में समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा और धार्मिक शिक्षा इत्यादि के संदर्भ में सबको समान रूप से अधिकार स्त्री पुरुष को दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को स्वस्थ रूप से नारीवाद को बढ़ावा देने के लिए अवसर पर्याप्त दिए गए हैं, प्रावधान पर्याप्त किए गए हैं। अब उसको हम लोग देखते हैं। अगर संवैधानिक स्तर पर हम देखें नारीवाद को बढ़ावा देने के लिए तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यहाँ हम सिर्फ स्त्री पुरुष की बात करेंगे। यानी भारतीय संविधान ये कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हम स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी स्वस्थ नारीवाद जैसे पुरुष के लिए निर्णय होगा वैसे स्त्री के लिए निर्णय होगा। ऐसा नहीं कि हम स्त्री को पुरुषों पर वरीयता दूंगा या पुरुष को स्त्री पर वरीयता दूंगा, ऐसा नहीं। यानी सब लोग नियम, कानून और विधि व्यवस्था के समक्ष सब लोग समान होंगे। इस प्रकार से स्वस्थ नारीवाद को अनुच्छेद 14 में बढ़ावा दिया। अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, जाति, लिंग यानी स्त्री पुरुष के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी क्षेत्र में नहीं करेंगे। किसी भी क्षेत्र में हम भेदभाव, जैसे कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, इसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे। धर्म के आधार पर कि हिंदू धर्म की स्त्री है या किसी विशेष जाति की स्त्री है या विदेशी स्त्री है, ऐसा हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। 16वां सरकारी नियोजन में समानता, जिस तरह से सरकार की जो नौकरियां मिलती है उसमें स्त्री पुरुष सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से यह नारीवाद को बढ़ावा देता है। 17 है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, यानी जो भारतीय समाज में जो छोटे जातियों को अछूत माना जाता था, उनको स्पर्श नहीं किया जाता था, उनका अंत किया गया। तो महिलाओं के लिए भी यही प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई छोटी जात की महिला है या कोई
जनजाति महिला है तो उसके संग छुआछूत वाली अगर कोई व्यवहार या कोई अपशब्द बोलता है तो उसके तहत उसके पर कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवधान स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। उसी तरह से अनुच्छेद 18, जिस तरह से अंग्रेजी सरकार विशेष कार्य के लिए, विशेष सामाजिक कार्य के लिए व्यक्तियों को उपाधि देती थी, सब उपाधि समाप्त कर दिया भारत सरकार ने। कहा नहीं, यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए कि किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी सरकार के तौर से, सरकारी तरफ से। अगर अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो चाहे पुरुष, अगर सब लोग ये समान कार्य करते सबको समान वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार से स्वस्थ नारीवाद को भी बढ़ावा अनुच्छेद 39 के अंतर्गत भारत सरकार के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को निर्देश किया है। अनुच्छेद 41 की अगर बात, काम पाने का अधिकार, सबको योग्यता क्षमता और के अनुसार काम पाने का सबको समान अधिकार है, वो स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही अगर अनुच्छेद हम 42 की बात करें तो जो भी कार्य की परिस्थितियां होगी वो परिस्थितियां मानवीय होनी चाहिए, यानी मानवता और मानव के जीवन की को भी उसमें सुरक्षित हो, ऐसा कार्य पाने का स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त किए गए, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। संविधान के अंतर्गत स्वस्थ नारीवाद को भी बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद अगर हम 43 की बात करें तो निर्वाह मजदूरी कम से कम, चाहे स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, कोई आर्थिक आधार पर शोषण नहीं करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि निर्वाह मजदूरी, कम से कम निर्वाह मजदूरी उसको प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह स्वस्थ रूप से अपना जीवन यापन या मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर ले, पढ़ाई लिखाई का भी कार्य। उसी तरह से अनुच्छेद अगर 41A की बात करें तो जो शिक्षा का 21A की बात करें तो जो शिक्षा का जो मूल अधिकार है स्त्री पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अनुच्छेद 28, 29, 30 की बात करें जो अल्पसंख्यकों के संदर्भ में प्रदान किया गया है, उसमें भी स्त्री पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि समान रूप से समान स्त्री पुरुष दोनों को प्रदान किया गया। इस प्रकार से अगर हम संक्षेप में देखें तो संवैधानिक स्तर पर जाति के अंतर्गत भारतीय संविधान कोई भेदभाव स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं किया है, बल्कि दोनों में समानता का अधिकार और स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का विकास हेतु स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा देने के पक्ष में भारतीय संविधान है और इसका प्रावधान भी किया गया है। ये अलग बात है कि किसी की व्यक्तिगत मजदूरी और अज्ञानता का फायदा पुरुष भले ही उठा ले, परंतु भारतीय संविधान मानवीय मूल्यों पर पूरी तरह से व्यवस्थित, उचित और पूरी तरह से अनुकूल है, जिसके वजह से भारतीय संविधान के अंतर्गत जाति व्यवस्था के अंतर्गत स्वस्थ नारीवाद को बढ़ावा देता है। आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर इत्यादि क्षेत्रों पर किस प्रकार से महिलाओं के प्रति, भारतीय महिलाओं के प्रति जातिवाद के अंतर्गत स्वस्थ दृष्टिकोण किस प्रकार से निर्मित किए जाए, किस प्रकार से विचारधाराओं का निर्माण किया जाए, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर भी इससे संबंधित एक वीडियो पढ़ाया जा चुका है और उसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगले वीडियो में संक्षेप में इसको बताने का मैं प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।